235 सीट में से 130 सीट तो कांग्रेस को मिल रही है। अच्छा। ठीक है, और वोट परसेंट भी 42-45% है। मोदी जी की तो कोई वही नहीं है। मोदी जी कह रहे जीत ही रहे हैं मोदी जी, रैलियों में तो जाके बोल रहे हैं। दरअसल क्या है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं, अगर मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं कह दूं कि मैं भाई 500 में से 500 लेके आऊंगा, और ये तो आपको पता है इतनी नॉलेज तो है नहीं मुझे कि भाई मैं 500 में, या तो मेरी कहीं सेटिंग है, किसी से भी सेटिंग हो, चुनाव आयोग से हो या किसी से भी हो। मोदी जी का सेटिंग बता रहे हैं। अरे तो मैडम कौन चिल्लाता है? आज देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो चिल्लाते हैं कि 400 पार अब की बार। तो उनको पसंद है भाई, लोकप्रिय प्रधानमंत्री। कहाँ पसंद है मैडम? कौन सी जगह डंका बज रहे? कहाँ पसंद है? आप सर्वे तो देखो, उठा के लोग बागों के मैं दिन में कम से कम 50 आदमियों से मिलता हूँ। 50 आदमियों में से सिर्फ 5 आदमी ऐसे मिलेंगे जो मोदी जी ने काम किया, वरना 45% आदमी यही कहता है कि भाई नहीं, मोदी जी ने कोई काम नहीं। राहुल गांधी की रैली की अगर बात करते कि भीड़ होती है, ऐसे तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी भीड़ थी, मगर था ये उसकी रैली की भीड़ की बात करते, ऐसे तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी भीड़ थी, मगर क्या वो लोकप्रिय थे? नहीं, वो थे तो क्या नाम है, अपराधी ही। बताइए, जवाब दीजिए। भीड़ की बात देखो भाई साहब, आप एक मिनट भाई साहब, कोई बुरा मत माना, मुख्तार अंसारी बहुत अच्छा आदमी था, मैं ये कह रहा हूँ। आप उसकी बात सुनो, आप देखो इंटरव्यू में लोग बाग हिंदू तक कह रहे कि भाई हमको जगह दी और हमको ये दिया और हमको ये, यार आप कहाँ सी दुनिया में जी रहे? कौन सी अरे जो आदमी राय जी के परिवार और अवधेश राय जी को कि हत्या करने वाला व्यक्ति को ये अच्छा आदमी, महान आदमी बताते हैं, इनकी मानसिकता ही यही है। और दूसरा मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि मोदी जी की सेटिंग है। एक बात बताइए, 2009 में आपने सेटिंग कर रखी थी या 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद 400 से पार कांग्रेस गई थी, क्या उस समय इन्होंने बैलेट बॉक्स के पेपर को चोरी किया था क्या इन्होंने? सुनो मैडम, अब मैडम ऐसा है, आप जानते हैं कि ये ईवीएम कहाँ से चली? कांग्रेस लाई थी। कहाँ से, किसने बनाई यार? किसने बनाई ईवीएम? और आज विश्व के किस राज्य में ईवीएम से देश में चुनाव हो रहे हैं? मुझे एक बता दो, कोई भी किसी में भी हो रहे हो। एक मिनट मैडम, जब यहाँ से बैठे बैठे आदमी जहाँ जो रॉकेट को वहाँ कंट्रोल करता है और इनकी क्या नाम है, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैंग हो जाती है, तो ईवीएम हैंग करने में कौन सी बड़ी एक दिमाग। और एक मिनट भाई साहब, आज मैं आपको सिर्फ परसों से मैं आपको ढूंढ रहा था, परसों से भाई साहब ने मेरे से शर्त लगाई थी, आज मैं आए, एक मिनट भाई साहब, शर्त लगाई थी इन्होंने कि आप थूक के चाटोगे, मैं कि आप नंगे होके भागोगे। ठीक है, इन्होंने एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, ये तुम्हारा ही चैलेंज था मुझे। इन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, मैं कि भाई मुझे कहीं दिखा दो। किसने मांगी? अरे तो जेल में माफी नहीं मांगी गई है, तुम मुझे दिखाओ। क्यों नहीं मानते हो आप? दिखाओ। सिर्फ नावा जेल में ऐसा हुआ था, नावा जेल में जाना, नावा में घुसना मना था, नेहरू जी अरेस्ट। अरे नहीं मैडम, नहीं मानेंगे ये तो। ये राहुल गांधी जो 10 बार माफी मांग लेते हैं, ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, नेहरू जी ने माफी मांगी थी? मांगी थी। दिखा दो मुझे दिखा दो। व्यक्तिगत होना चाहते हैं तो फिर मैं व्यक्तिगत आपको इतना उतारूं? व्यक्तिगत नहीं। अच्छा ये बताइए, नहीं, ये व्यक्तिगत होना चाहते हैं, व्यक्तिगत तो फिर मैं उतारूं। लास्ट सवाल ये है कि 4 जून को आप बदल देंगे सरकार? बिल्कुल बदलिए। कितना सीट मिलेंगे मैडम? गठबंधन को है ना, कम से कम 300 से पार, 350 पार, और गारंटी से। आप बताइए मैडम। अब देखिए, ये पहली चीज, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर उस तरीके से अगर बात करें तो देश की जनता तय करेगी कि भाजपा को कितनी सीटें देनी है। इनके कह देने से देश की जनता। और भी बात करते, क्या कहेंगे 4 जून को? 4 जून को कांग्रेस की, बीजेपी की सीट 200 से 300 के आंकड़ों में रहेगी। अच्छा, एक सवाल और है। कंगना रनावत ये कह रही थी कि ना सुभाष चंद्र बोस से पहले। मैडम पागलों की बात मत किया करो, जैसे उनके नेता हैं वैसे ही वो हैं, जैसे नेता हैं। अरे कितने सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कहाँ थे सुभाष चंद्र बोस? तो बेचारे रहे भी नहीं, देश आज़ादी से पहले ही उनका स्वर्ग। अब वो कहती है कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अब भैया कहाँ थे? मैं तो उस टाइम हुआ नहीं था, और कंगना राणावत को क्या पता?
वो तो हुई आज़ादी के सन 2014 के बाद आज़ादी आई है। ये इस पर देखिए एक मिनट मानसिकता ही बता रहा हूँ, इन लोगों की मानसिकता कैसी है। जिन्होंने सन 1947 में आज़ादी दिलाई, फांसी पर चढ़ गए, जेलों में पड़े रहे बेचारे, कितने शहीद हो गए, ये ताली बजाते हैं, पागलों के पीछे ताली बजाते हैं। पर कंगना रनावत ने क्या शहीदों का अपमान नहीं किया? वो कौन थे? निष्पक्ष होके बोल रहे हैं, क्या मानते हैं कंगना रनावत क्या बोल रहे थे? सुनिए पहली चीज, अगर उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री, तो आप शायद आपको याद होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। पहले पूरी सुन लीजिएगा, ठीक है। 1942 के अंदर में 9 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी, आज़ाद हिंद फौज बैंक की स्थापना की, ठीक है। अगर उनको स्थापना दी तो क्या वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं दी गई थी? पहला चुनाव तो चुनाव तो फिर 52 में हुआ, फिर 1946 में नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए थे? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अंतरिम सरकार थी। मेरी बात सुनो, चलो अभी यहाँ पे नहीं जाते अपन, अब तत्कालिक मुद्दों पे बात करते हैं। और तत्कालिक में ही जीना चाहते हैं तो फिर अतीत में तो फिर बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पीछे भी गाड़ी चला के पीछे पहुंच सुन लीजिए, नेहरू के पास पहुंच जाते हैं। नहीं आप सुनिए फिर अगर बात करें तो सरदार भगत सिंह जी को टेररिस्ट किसने कहा था? गांधी ने कहा था। और तो और सुन लीजिए दूसरा, और वार कुछ कहा था नेहरू जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था। देखिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जो 400 पार के नारे लग रहे हैं, पहले तो इन नारों पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कोई कैसे कह सकता है कि 400 पार। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस ईवीएम से वोटों की चोरी, आज हम पब्लिक के वोटों की चोरी की जा रही है, देश के लोगों की जो चोरी की जा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश का। क्योंकि जब तक हम अपनी मर्जी से, जो हमें संविधान ने हक दिया है अपनी मर्जी से मत देना, किसी को भी पार्टी को हम दे सकते हैं, उस मत को बीजेपी कार्यकाल में छीन लिया गया है ईवीएम के द्वारा। पूरी बात होने दीजिए, हाँ आप लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। जो हक छीन लिया गया, अब लोग कहते हैं कि सरकारें बदल रही हैं, वहाँ पे सरकारें कैसे आ रही हैं, यहाँ पे कैसे आ रही हैं। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ, जिस ईवीएम का विरोध खुद विपक्ष में मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री, वो आज जो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो उस समय विपक्ष में थे, सीएम थे, वो उस समय खुद ईवीएम का विरोध करते हैं और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि देश में विकसित देश भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे सही और ट्रांसप्लांट इलेक्शन नहीं किया जा सकता। इसमें धांधली की जा सकती है और देश का लोकतंत्र खतरे में। मोदी जी का खुद स्टेटमेंट होता है। आज मोदी जी फुल बहुमत में, पूरी होने दो फिर बोलो यार, माइक है। आज मोदी जी फुल बहुमत में होते हुए, आज मुझे ये नहीं पता लग रहा है ईवीएम से इन्हें कौन सा मोह आ गया है। आज फुल बहुमत में होते हुए जिस तरीके से संसद से ईवीएम को, चाहे कांग्रेस लेके आई हो, आज ये संसद में फुल बहुमत में होते हुए ईवीएम को हटाने के लिए, पूरा होने दीजिए, क्यों नहीं आगे एक्शन में आ रहे हैं, जबकि पूरा देश एक्शन में आना चाहिए। मैडम एक चीज बताइए, जिन विकसित देशों की बात कर, सुन लीजिए, पहली बात, जिन विकसित देशों की बात करते हैं उनकी आबादी क्या भारत के बराबर है? पहली चीज, ठीक है। क्या आज आप जो 5G फोन चला रहे हैं, 5G फोन चला रहे हैं, इसकी बजाय आप पेजर पे आना पसंद करेंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अभी पूरी एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जवाब दो तो मैं दे रहा था यार, मैं एक चीज जवाब ले लो फिर बोलना। मैडम ईवीएम क्यों लाई गई? कि जल्दी काम होगा, जल्दी काम होगा। आज इलेक्शन होते हैं, 15 दिन बाद रिजल्ट आता है। कितना फायदा हुआ? इससे तो बढ़िया 2 तारीख को लास्ट चुनाव है, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो 15 दिन बाद कहाँ आ रहा है? दूसरा मैडम आप इसमें सुन लीजिए, मैं 400 पार की अगर बात कर रहे हैं, मैं इनको एक चीज पूछना चाहता हूँ। कोई भी विद्यार्थी होता है, जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई विद्यार्थी होता है, मेहनत करता है, क्या उसको अपने आप को आंकलन करने का अधिकार नहीं है? दूसरा, इन्होंने कहा कि विरोध कर रहे थे, उस समय वीवीपैट के माध्यम से आपके वोट की मैचिंग नहीं हो रही थी, मुझे बता दीजिए। क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, जो क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ता है ना, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ता है ना, जब सारे जो बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको पता रहता है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, मेरे कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर नहीं आएंगे। तो बीजेपी को कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि मैं पास नहीं फर्स्ट आऊंगी, तो उसको पता है कि मैं 400 नंबर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, 400 सीटें, 400 सीटें। ये आपकी बातें बोलूं क्या?
मैं आपकी बातें बोलूं या अपनी बातें बोलूं? मैं अपनी बातें बोलूं या आपकी बातें बोलूं? आप मीडिया आप दूसरी बात ईवीएम की। ईवीएम 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने 3 जून 2017 को सारी पार्टी को नोटा दिया था कि ये रखी हुई है ईवीएम, ये रखी हुई है ईवीएम और हैक करके दिखाओ। हैक 4 घंटे का सबको समय दिया था, 4 घंटे का सबको समय, एक नेता नहीं पहुंचा था। इनका हमारे जो भाई बोल रहे हैं, जल्दी बोले 4 जून को क्या होगा, जल्दी बोले। क्या हुआ, मैटर क्या है? कुछ नहीं है। अरे बोलो यार, बोल लीजिए। जैसा कि मैंने चेहरे से बात कर लेते हैं। हाँ, क्या 4 जून को क्या होगा? 4 जून देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। मेरा ये मानना है, आप अपने जो लोकल हैं कैंडिडेट, आप उनको परखिए वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप उनको वोट करिए। अगर लोग यही सोचने लग जाएंगे कि लोकल कैंडिडेट अच्छा है, तो लेवल बाय लेवल वो ऊपर जाके जो टॉप लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाएगा। मुद्दा आई थिंक देखिए, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। आप खुद से मेहनत करिए, ऑटोमेटिकली देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमसे ही पूछ लो। हो गया, आपकी बातें हो गए हैं। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। तमाम मुद्दा, तमाम सवाल, तमाम जवाब भी हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के मुद्दे पे इस बार वोटिंग होने वाले हैं। क्या जनता का मुद्दा जोर शोर से नेता उठाने वाले हैं, या नेता जो मुद्दा लेके जनता के बीच में आएंगे उस मुद्दे पे चुनाव होने वाले हैं? क्या इस बार जाके फिर से एक बार हिंदू मुसलमान की पेश में चुनाव फंसने वाले हैं? ये तो देखना है। इसीलिए आपको लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। क्या कुछ होगा 4 जून को? क्या मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? इस बार कुछ खेला होने वाले, इसीलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, 4 जून का इंतजार आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।